इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है भाई, लिखेंगे सभी। सेल इन विच process of electrolysis is carried out is known as electrolysis। ठीक है, ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब आप लोगों ने भी बहुत सारे नाम सुने होंगे, ओजोनोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस जो वर्ड है इलेक्ट्रो प्लस लिसिस से मिलके बना। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, एंड लिसिस का मतलब होता है ब्रेक। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया? ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ब्रेक डाउन of any substance in the presence of electricity is known as। हाँ तो मैं बोल तो रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस in the presence of electricity is known as electrolysis। किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक करने को इलेक्ट्रोलिसिस बोला है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम देखते हैं इसकी डायग्राम। तो मान लीजिए मैंने एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लिया, नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट लिया, या आप बोल सकते हैं इसको कंटेनर, नॉन कंडक्टिंग कंटेनर लिया। ठीक है, इस कंटेनर में मैंने दो रॉड को डिप कर दिया, इलेक्ट्रोड जिनको बोलते हैं। इस कंटेनर के अंदर में हमने क्या करें, दो जो इलेक्ट्रोड जिनको हम बोलते हैं एनोड और कैथोड। अब मैंने बोला था ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। इसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हम बाहर से करंट की सप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये आपका जो बड़े वाला साइड है ये आपका एनोड है, और ये छोटे वाला है ये कैथोड है। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये क्या है अपना बैटरी। इसका क्या काम है, दिस इज सोर्स ऑफ करंट। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे साइन उल्टे हो जाते हैं अभी। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और
रिडक्शन होता है उसमें कोई चेंज नहीं, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्या चाहिए अपने को यहाँ पे अभी, और क्या चाहिए अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, क्या चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे दो तरह की यूज करेंगे, एक आपका मोल्टन और दूसरा एक्वस। एक मोल्टन स्टेट में होंगे, एक एक्वस स्टेट में होंगे। मोल्टन वाले का इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इजी है क्योंकि इसमें एक कैटायन होगा, एक कैटायन होगा। जैसे मैंने मान लीजिए कोई मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट ले लिया AB, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगी तो ये भी टूट जाएगा किसमें A प्लस B नेगेटिव। ठीक है, मतलब कैटायन और एनायन। अब कैटायन किसकी तरफ आगेगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो कैटायन भागेगा आपका कैथोड की तरफ और एनायन भागेगा आपका एनोड की तरफ। कैटायन किसकी तरफ भागेगा जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है कैथोड के ऊपर, और एनायन किसकी तरफ भागेगा जिस B इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट इज एनोड। ठीक है, और ये जो आपका हमने कंटेनर लिया था दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बोल सकते हैं इसको। यार ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है ये आपका नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, क्या होता है भाई नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ किसकी डायग्राम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्लियर है, तो डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखिए इसका जो इस इलेक्ट्रोलाइसिस में हम दो तरह के रिएक्शन पढ़ेंगे, एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हम चेक करेंगे। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में क्या चेक किया जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट एनोड पे बनना है, कौन सा कैथोड पे बनना है, किस कैटायन और एनायन का रिएक्शन एनोड और कैथोड के ऊपर होगा। सेकंड हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी चेक करते हैं जिसको फैराडेज लॉ बोला जाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम चेक करेंगे कि कितना अमाउंट प्रोडक्ट का एनोड पे बनेगा, कितना कैथोड पे बनेगा। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरह के एस्पेक्ट हम यहाँ पे देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो लिखिए इसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है टू डिटरमाइन क्वालिटी, टू डिटरमाइन क्वालिटी that is nature of product formed at anode as well as at cathode during electrolysis as well as reaction taking place at anode and cathode।
जिसको फैराडे लॉ के नाम से हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको बनाइए। इसके बाद देखते हैं हम कुछ फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस को अफेक्ट करते हैं। मतलब ये 5 मिनट का काम है, फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। तो भाई नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिसिस एंड सेल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड। फैक्टर अफेक्टिंग द सेल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड। सबसे पहला है आपके पास कौन सा फैक्टर? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहला फैक्टर क्या है? हाँ मैं बोल रहा हूं ना, आप लिखिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के आप देखेंगे, एक कौन सा मोल्टन और दूसरा एक्वस। अब मान लीजिए आपने अगर NaCl लिया होगा तो एनोड और कैथोड में कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप लोगों ने NaBr लिया होगा तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह अगर आप लोगों ने AlCl3 लिया होगा तो कोई और प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जैसे AlBr3 लिया होगा तो कुछ और प्रोडक्ट बनने वाला है। तो डिपेंड करेगा आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, NaBr है, AlCl3 है या कॉपर सल्फेट है या ZnCl2 है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट हो या ZnCl। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करेगा। सेकंड, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड फैक्टर क्या है भाई आपका? मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में आपने मोल्टन लिया है कि एक्वस लिया? क्या लिया है? मोल्टन सॉल्ट लिया है कि एक्वस लिया? जैसे मान लीजिए मैंने मोल्टन NaCl लिया है तो मुझे कौन कौन से कैटायन मिलेंगे यहाँ? सिर्फ Na+Cl-। अगर मैंने एक्वस NaCl लिया होगा तो यहाँ पे मुझे Na+ तो मिलेगा ही, Cl भी मिलेगा, H+ भी मिलेगा, OH भी मिलेगा और पानी भी होगा। तब तो मेरे इतने सारे आयन हो जाएंगे। और जो मोल्टन सॉल्ट है इनका इलेक्ट्रोलिसिस सबसे इजी होता है क्योंकि एक ही कैटायन होता है, एक ही एनायन होता है। लेकिन एक्वस में एक से ज्यादा कैटायन और एनायन होते हैं, इसलिए अपने को डिसाइड करना पड़ता है कि किसका रिएक्शन एनोड पे होगा, किसका कैथोड पे होगा। ठीक है, क्लियर है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आपने कंसंट्रेशन का होता जैसे इसमें आप लोग याद रखेंगे NaCl, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, NaCl में अगर आपने कंसंट्रेटेड NaCl लिया है कि डाइल्यूट NaCl तो ये भी अफेक्ट करता है सेल रिएक्शन को। इस पे किसका? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर सेल रिएक्शन को ये भी अफेक्ट करता है कि आपने कंसंट्रेटेड NaCl लिया है या डाइल्यूट NaCl लिया है। अनलेस अदरवाइज मेंशन ऑलवेज टेक कंसंट्रेटेड NaCl।
जब तक आपको मेंशन नहीं होगा तब तक आप मान के चलेंगे कि आपने कंसंट्रेटेड NaCl लिया। नेक्स्ट फैक्टर है चार्ज डेंसिटी फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, और इसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये यूज होगा H2SO4 जब हम करेंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे जब हम H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 अगर हम लो चार्ज डेंसिटी में करेंगे या हाई चार्ज डेंसिटी में करेंगे तो वहाँ पे प्रोडक्ट कुछ अलग अलग मिलने वाले हैं, एनोड और कैथोड। लास्ट फैक्टर है टाइप्स ऑफ या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का नेचर। इलेक्ट्रोड में दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड, दो तरह के इलेक्ट्रोड यूज करेंगे हम, और सेकंड होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं लिखेंगे इसमें, इनर्ट का मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट करता है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रोड which does not participate in the process of electrolysis. Electrode which does not participate in the process of electrolysis. जैसे प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड मैंने आपको बोला था कि इनर्ट होता है, ठीक है। और एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होते हैं भाई, ऐसे इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो लिखेंगे इलेक्ट्रोड which participate in the process of इलेक्ट्रोलिसिस। एग्जांपल है मेटल के जो इलेक्ट्रोड बने वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, निकल। तो इस तरह के इलेक्ट्रोड जब भी आपको मिलेंगे उनको किस तरह के इलेक्ट्रोड बोला जाएगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब कुछ रूल मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस के। तो रूल है, जब तक आपको मेंशन नहीं किया गया होगा आप हमेशा इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे, मतलब प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है, unless otherwise mention always use platinum electrode, unless otherwise mention always use platinum electrode, ठीक है। जब तक आपको मेंशन नहीं किया है तब तक आप प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लेंगे। सेकंड, जब भी आप रिएक्शन को एनालिसिस करेंगे तो हमेशा एनोड रिएक्शन को एनालाइज करेंगे। ऐसा क्यों, जब हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस तो मैं बताऊंगा। सेकंड, ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट, ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट, हमेशा एनोड वाले रिएक्शन को ही फर्स्ट में एनालिसिस करें। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इफ एनोड इज ऑफ मेटल, if anode is of metal then always that metal will be oxidized at anode, irrespective
irrespective of the presence of other ion। अगर आपका एनोड मेटल का बना होगा तो हमेशा उस मेटल का ही ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, चाहे वहां पे जितने मर्जी और आयन पड़े हो, हमेशा मेटल का ही ऑक्सीडेशन होगा एनोड के ऊपर। पहला रूल है, आपको जब तक नहीं बोला होगा प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। सेकेंड, हमेशा एनोड रिएक्शन को पहले एनालिसिस करेंगे, और अगर आपका एनोड मेटल का बना होगा, चाहे वहां पे और बहुत सारे आयन होंगे, हमेशा जो मेटल का इलेक्ट्रोड है उसी का ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो भाई आज